नमस्कार। आज बात करेंगे भारत की शासन प्रणाली के एक बहुत ही अहम हिस्से की, विधान परिषद। इसे राज्यों का उच्च सदन भी कहते हैं। तो आखिर ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। आखिर ये विधान परिषद है क्या और राज्य की जो विधायिका होती है उसमें इसका रोल क्या है, इसका स्थान कहाँ पर है। देखिए, जिन राज्यों में 2 सदन वाली विधायिका होती है ना, वहां विधान परिषद एक तरह से एक चेक की तरह काम करती है। मतलब इसका मेन काम यही है कि कोई भी कानून यूं ही जल्दबाजी में या बिना ठीक से सोचे समझे पास न हो जाए। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसकी तुलना हम केंद्र की संसद से कर सकते हैं। जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना? बिल्कुल उसी तरह कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये यूं ही बना दी गई हो। इसका पूरा आधार हमारे संविधान में दिया गया है। खास तौर पर 3 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 168, 169 और 171। यही इसके गठन और संरचना का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। इनमें से भी जो आर्टिकल 169 है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो संसद को ये शक्ति देता है कि किसी राज्य में विधान परिषद बनाई जाए या फिर उसे खत्म कर दिया जाए। तो अब सवाल ये आता है कि ठीक है, संविधान में तो इसका जिक्र है, पर इसका गठन होता कैसे है? मतलब इसकी बनावट कैसी होती है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? देखिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने या हटाने का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा एक स्पेशल मेजॉरिटी से, मतलब विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करती है। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? इसका मतलब है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और साथ ही जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 की सहमति होनी चाहिए। फिर ये प्रस्ताव भेजा जाता है संसद को और आखिर में संसद एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से इसे पास करके कानून बना देती है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि भारत के हर राज्य में विधान परिषद है ही नहीं। जी हाँ, अभी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ ये अपर हाउस यानी उच्च सदन मौजूद है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। बस इन्हीं राज्यों में आज की तारीख में 2 सदन वाला विधानमंडल है और इन सब में भी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सबसे बड़ी है। अब बात आती है कि इसमें सदस्य कितने होंगे। तो देखिए, विधान परिषद का साइज सीधे सीधे उस राज्य की विधानसभा के साइज पर निर्भर करता है। नियम ये कहता है कि सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। और एक और शर्त है कि ये 40 से कम भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि परिषद बनती कैसे है और कितने सदस्य होते हैं, पर ये सदस्य होते कौन हैं? इनको चुना कैसे जाता है और इनका कार्यकाल कितना होता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। अब विधान परिषद की जो सबसे सबसे यूनिक बात है ना, वो है इसके सदस्यों को चुनने का तरीका। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्हें चुनने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब ये सिर्फ नेताओं तक ही सीमित नहीं है। जरा इसकी बनावट देखिए। 1/3 सदस्यों को तो विधायक यानी एमएलएस चुनते हैं। फिर अगले 1/3 सदस्य आते हैं स्थानीय निकायों से, जैसे नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड वगैरह। इसके बाद कुछ सदस्य ग्रेजुएट्स चुनते हैं और कुछ टीचर्स। और इतना ही नहीं, बाकी बचे हुए सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्ट होते हैं। तो मकसद साफ है कि सदन में हर तरह की आवाज और एक्सपर्टीज मौजूद रहे। अच्छा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 30 साल होनी चाहिए। ये उम्र सीमा ही दिखाती है कि इसे वरिष्ठों का सदन क्यों माना जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां अनुभव को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल का होता है, लेकिन जो परिषद है वो खुद कभी भंग नहीं होती। ये एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। होता क्या है कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इससे एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अब तक हमने गठन, सदस्य, कार्यकाल सब समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर
कि भाई विधान परिषद के पास आखिर पावर क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं, खासकर अगर हम इसकी तुलना विधानसभा से करें तो असलियत ये है कि पावर के मामले में काफी असंतुलन है। विधानसभा जो सीधे जनता चुनकर भेजती है वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे कोई मनी बिल है तो परिषद उसे सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। कोई साधारण बिल है तो उससे भी ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के लिए ही डिले कर सकती है। सरकार पर तो इसका कोई सीधा कंट्रोल होता ही नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, आखिरी फैसला हमेशा विधानसभा का ही होता है। तो एक लाइन में कहें तो विधान परिषद किसी बिल को खत्म नहीं कर सकती, बस उसमें देरी कर सकती है। तो इसका काम किसी कानून को ब्लॉक करना नहीं है, बल्कि ये बस इतना सुनिश्चित करती है कि उस पर दोबारा विचार हो और अगर जरूरत हो तो उसमें कुछ सुधार किए जा सकें। तो सवाल उठता है कि अगर इसकी शक्तियां इतनी लिमिटेड हैं, तो फिर इसकी असली वैल्यू क्या है? देखिए, इसकी वैल्यू 3 चीजों में है। 1, ये जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर एक ब्रेक लगाती है। 2, ये एक्सपर्ट्स को जो सीधे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देती है। और 3, ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी बिल पर और ज्यादा गहरी और विस्तृत चर्चा हो सके। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि अपनी इन सीमित शक्तियों के बावजूद क्या विधान परिषद हमारे लोकतंत्र में एक जरूरी चेक एंड बैलेंस सिस्टम का हिस्सा है? ये एक सोचने वाली बात है।